चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ऊपर, फंक्शनल डिज़ाइन एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। फंक्शनल डिज़ाइन एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये बिल्डिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर हो सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, रेस्ट हाउस हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं, होटल्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगी, ये सब नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर काउंट होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इसके अंदर, द डिज़ाइन एंड प्लानिंग of public building depends upon the nature of the building and the function to be used out within it। मतलब जो डिज़ाइन करते हैं और जो प्लानिंग करते हैं पब्लिक बिल्डिंग की, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो बिल्डिंग का नेचर है, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिल्डिंग एंड द फंक्शन टू बी केम्ड आउट विद इन इट। ठीक है, और जो जिस फंक्शन के लिए उस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक, पहली हम बिल्डिंग की बात करें, दैट इज़ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग। तो हम यहाँ बात करते हैं प्लानिंग ऑफ स्कूल बिल्डिंग, मतलब स्कूल बिल्डिंग के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, इसमें क्या बताया कि हम जब स्कूल बिल्डिंग की प्लान करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि उसके अंदर कितनी स्टोरीज होनी चाहिए, कितने माले की बिल्डिंग होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं और सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो प्लान किए जाते हैं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है ना, बड़ी सिटी को छोड़कर। छोटी सिटी में क्या होता है, छोटी सिटी में जो स्कूल्स होते हैं आपने देखे होंगे, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जनरली वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। बड़ी सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया गया, जो डिटेल्स बताई गई हैं। पहली क्या डिटेल है, साइट फॉर ए स्कूल शुड हैव सर्कुलेशन ऑफ एयर। मतलब जहाँ पर भी आप स्कूल बनाने जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए और सनलाइट है वो अलाउ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कुलेशन तो दे दिया लेकिन सनलाइट नहीं आ रही है। सेकेंड, जो ट्रीज़ हैं, जो शेडी ट्रीज़ हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ शेडी ट्रीज़ इज़ गुड फॉर स्कूल बिल्डिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी रखना चाहते हो तो वहाँ पर जो पेड़ हैं, जो छाया देने वाले पेड़ हैं, वो एक अच्छे तरीके से होने चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग शुड बी इन अ स्ट्रीट विच इज़ ईजिली असेसेबल फॉर द रोड। मतलब जो एंट्रेंस होता है स्कूल बिल्डिंग का, ठीक है, वो इस तरीके से होना चाहिए स्ट्रीट के अंदर जो कि इजीली रोड से असेसेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपकी रोड और जो एंट्रेंस है उसके जो कच्चा रास्ता हो, आपको जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है ना, या फिर ऐसा ना हो कि जो बसेज हैं वो आपके एंट्रेंस में नहीं आती हों। ठीक है ना, उसके बाद स्कूल बिल्डिंग जो है शुड हैव अ गुड प्लेग्राउंड। तो जो भी स्कूल बिल्डिंग है उसके अंदर एक प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए जिससे बच्चे क्या कर सकें, खेल सकें। ठीक है ना, अब वो अलग बात है कि सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है तो स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, बट जब भी स्कूल्स ओपन होते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो क्लासरूम्स की बात करते हैं। 4th पॉइंट है क्लासरूम्स। तो इसके अंदर अगर स्टूडेंट्स जो हैं आपके, अगर मान लो जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 साल से छोटे हैं, स्टूडेंट बिलो 10 ईयर, तो जो एरिया आता है पर स्टूडेंट का दैट इज़ 1.2 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आता है दैट इज़ 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपका स्टूडेंट मान लो वो 10 साल से ऊपर है, स्टूडेंट अबव 10 ईयर है, तो जो एरिया आता है दैट विल बी 1.5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। 1.5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। जनरल साइज ऑफ क्लासरूम्स आर 4.5 मीटर इंटू 6 मीटर। मतलब जनरल साइज होता है रूम का वो 4.5 इंटू 6 मीटर होता है। ठीक है, ठीक है, उसका जो टीचर्स का रूम होता है दैट इज़ 14 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ 14 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट ड्राइंग रूम इज़ एरिया जो होता है ड्राइंग रूम का दैट इज़ 3 to 4 मीटर स्क्वायर, 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरीज़ की। जो लैब्स होती हैं दैट इज़ 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। ठीक है, तो लैब्स की बात करते हैं दैट इज़ 3 to 4 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर लाइब्रेरी की, दैट इज़ 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1000 स्टूडेंट्स। 80 to 95 मीटर स्क्वायर पर 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसको एक फटाफट से कॉपी कीजिए।
तो अपन ने क्या पढ़ लिया अभी, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, लेबोरेटरी के डायमेंशंस कितना होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, ड्राइंग रूम का देख लिया, टीचर्स रूम का देख लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं सैनिटरी ब्लॉक की। सैनिटरी ब्लॉक की बात करते हैं तो देखो सैनिटरी ब्लॉक में क्या क्या है यहाँ पर, पहला है वाटर क्लोजेट। पहला क्या है, वाटर क्लोजेट, ठीक है। तो अगर मान लो एक वाटर क्लोजेट होना चाहिए कितने स्टूडेंट्स के लिए, 40 मेल स्टूडेंट्स के लिए। एक वाटर क्लोजेट 40 मेल स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर क्लोजेट मतलब जहाँ पे आप फ्रेश होते हो, जहाँ पे आप फ्रेश होते हो, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स के लिए, तो अगर फीमेल्स हैं तो वहाँ पर एक वाटर क्लोजेट होना चाहिए 25 स्टूडेंट्स के लिए, 1 for 25 स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं यूरिनल्स की, ठीक है। तो यूरिनल्स जो मेल के लिए है दैट इज़ 1 for 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 for 20 स्टूडेंट्स, 1 for 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। 70 नहीं, 1 for 20 स्टूडेंट्स, मतलब एक यूरिनल वो 20 स्टूडेंट्स के लिए, मेल स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वॉश बेसिन की बात करते हैं। तो वॉश बेसिन मेल्स के लिए 1 for 40 मेल्स और फॉर फीमेल दैट इज़ 1 for 40 सेम, ठीक है। वॉश बेसिन का जो है वो दोनों का सही सेम है कि 40 मेल्स के लिए एक होना चाहिए एज वेल एज 40 फीमेल्स के लिए भी एक होना चाहिए। वाटर टैप्स की बात करते हैं। वाटर टैप्स 50 मेल्स के लिए भी एक होना चाहिए, ठीक है, और 50 फीमेल्स के लिए भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि वाटर क्लोजेट इतना होना चाहिए मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए इतना होना चाहिए, यूरिनल्स मेल्स के लिए इतना होना चाहिए, वॉश बेसिन्स और वाटर टैप्स इतना होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड इसके रिजल्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पर उनको आप कॉपी करो फटाफट से, फिर अपन आगे चलेंगे। बात की थी स्कूल बिल्डिंग के रिगार्डिंग। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है, वो देखते हैं। दिस इज़ अ पब्लिक बिल्डिंग रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेंटर क्या होती है, एक पब्लिक बिल्डिंग होती है जो कि रिलेट करती है किससे, पब्लिक हेल्थ से रिलेट करती है, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ दीज हेल्थ सेंटर इज़ मेडिकल एडवाइस एंड अटेंशन टू द जनरल पब्लिक अगेंस्ट हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है। तो पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रही है यहाँ पर। तो जो पब्लिक बिल्डिंग है रिलेट करती है किससे, पब्लिक हेल्थ से रिलेट करती है, ठीक है। और इन बिल्डिंग का पर्पज़ क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ दिस हेल्थ सेंटर इज़ मेडिकल एडवाइस देना एंड अटेंशन टू द जनरल पब्लिक अगेंस्ट हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है। और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी हेल्थ हैजार्ड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग काम करती है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ डिटेल्स ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटेल्स ऑफ यूनिट्स की। एंट्रेंस एंड वेटिंग स्पेस जो है दैट इज़ 2.5 मीटर वाइड, ठीक है। एंट्रेंस एंड वेटिंग स्पेस दैट इज़ 2.5 मीटर वाइड। उसके बाद डॉक्टर्स रूम दैट इज़ 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर, ठीक है। एंट्रेंस और वेटिंग स्पेस कितना हो गया, 2.5 मीटर वाइड। डॉक्टर्स रूम कितना होना चाहिए, 3 मीटर इंटू 3.6 मीटर। After that examination room that is 3 into 4 meter, then operation theater that is 4 meter into 5.5 meter, then circulation space that is 3 meter wide, then wards की बात करते हैं। तो उस वार्ड से पहले आप कॉपी कर लो। देखो इसके अंदर वार्ड्स वाला क्या है, वार्ड्स जनरल जो वार्ड्स होते हैं उसके लिए जो बेड होता है उसका जो एरिया दिया हुआ है दैट इज़ 8 to 10 मीटर स्क्वायर पर बेड, ठीक है ना। उसके बाद जो मैटरनिटी बेड होते हैं, जो मैटरनिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एरिया दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो सेम काइंड ऑफ 8 to 9 मीटर स्क्वायर पर बेड, और यू कैन से 8 to 10 मीटर स्क्वायर पर बेड, ठीक है ना। तो जनरल वार्ड्स जिनकी डायमेंशन होती है दैट इज 8 to 10 मीटर स्क्वायर पर बेड एंड मैटरनिटी दैट इज 8 to 9 मीटर स्क्वायर पर बेड। यहाँ पर 9 मिसिंग है तो यू कैन राइट 9 here, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर के लिए जो एरिया होता है दैट इज़ 3.5 to 4.5 मीटर। जो मेडिकल स्टोर होता है उसका एरिया होता है 3.5 मीटर इंटू 4.5 मीटर। आफ्टर दैट सैनिटरी ब्लॉक जो कि हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिट्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पर वाटर क्लोजेट, तो मेल के लिए बात करते हैं तो 1 for 100, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर तो 1 for 100 वाटर क्लोजेट 100 के लिए, और फीमेल की बात करते हैं तो 2 for 100, ठीक है। उसके बाद WB की बात करते हैं, वॉश बेसिन की बात करते हैं
तो 1/450 मेल्स के केस में एंड 1/450 फीमेल्स के केस में, ठीक है। फिर बाथरूम की बात करते हैं, तो वो देखो यहाँ पर क्या है 3 पर यार्ड, ठीक है। ये चलते हैं 3 पर यार्ड, मतलब एक यार्ड में 3 बाथरूम होने चाहिए, ठीक है ना। एक यार्ड में 3 बाथरूम होने चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए भी एक यार्ड में 3 बाथरूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या थी, सैनिटरी ब्लॉक के रिगार्डिंग स्टफ था, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर नंदलाल समझ में आ गया। वार्ड्स आपने देखो ना, वार्ड्स जनरल वार्ड्स होते हैं, वहाँ पर